वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। मैं शादाब मलिक और आप देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ साइंस। तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे उपग्रह की कक्षीय चाल और परिक्रमण काल। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये डायग्राम बना रहे हैं हम यहाँ पर। सपोज दैट यहाँ पर कोई अर्थ है, ये अर्थ बना ली हमने, और इसका जो द्रव्यमान हमने me मान लिया, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान m और उसके सफिक्स में e। यहाँ पर इसका सेंटर है O, और जो पृथ्वी की त्रिज्या हमने मानी है वो RE, इस कैपिटल R उसके सफिक्स में स्मॉल e। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके चारों ओर कोई उपग्रह चक्कर लगा रहा है किसी वेग से। सपोज करो इस तरह से, इसके चारों ओर कोई उपग्रह चक्कर लगा रहा है। जिसका वेग VO है। स्टूडेंट्स VO का मीन यहाँ पर है कि ऑर्बिटल स्पीड, यानी जो ऑर्बिटल स्पीड है उसको हम VO से डिनोट करते हैं, यानी कक्षीय चाल। स्टूडेंट्स उस उपग्रह का द्रव्यमान सपोज दैट m है, स्मॉल m मान लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लीजिए स्मॉल h है, यहाँ से यहाँ तक की इतनी डिस्टेंस स्मॉल h, यानी पृथ्वी से स्मॉल h ऊंचाई पर कोई उपग्रह स्मॉल VO वेग से परिक्रमण कर रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक यानी पृथ्वी के केंद्र से और उस उपग्रह तक की कितनी दूरी होगी, RE प्लस H, यानी इतनी डिस्टेंस प्लस इतनी डिस्टेंस, दोनों को ऐड कर देंगे तो यह है केंद्र से उस उपग्रह तक की डिस्टेंस। ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब इसको थोड़ा डिफाइन भी करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान स्मॉल me कॉमा त्रिज्या कैपिटल RE है, इसको भी कैपिटल मानेंगे, कैपिटल ME, और त्रिज्या कैपिटल RE है। स्मॉल m द्रव्यमान का एक उपग्रह पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई पर, जिसकी टोटल त्रिज्या स्मॉल r है, यानी टोटल डिस्टेंस हमने r मान ली है, यानी r का मान RE प्लस h, यानी इसको टोटल RE प्लस h कहेंगे और इसको हमने कह दिया स्मॉल r। तो स्मॉल r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में VO वेग से परिक्रमण कर रहा है। तब पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल। तो स्टूडेंट गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, लिखेंगे तब पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद लिखेंगे स्टूडेंट फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसको रफ कर देते हैं हम। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया बल या गुरुत्वाकर्षण बल कह सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो स्टूडेंट्स जो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है कैपिटल F बराबर G m1 m2 अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कैपिटल G है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये दोनों चेंज हैं। m1 का मान कितना है, पृथ्वी का द्रव्यमान, और m2 उपग्रह का द्रव्यमान। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आया हमारे पास टोटल वैल्यू GME m अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो G है इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू कैपिटल जी की वैल्यू होती है।
6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट, जब उपग्रह चारों ओर घूमेगा पृथ्वी के, तब उस पर एक अभिकेंद्र बल और लगेगा, यानी उपग्रह की, यहाँ पर लिखेंगे उपग्रह की वृत्तीय कक्षा के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर mv²/r, यानी जो त्रिज्या होगी, लेकिन यहाँ पर v की जगह पर क्या चल रहा है, VO। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर VO यूज़ करेंगे, mv²/r, O फॉर ऑर्बिटल स्पीड, है ना। नेक्स्ट इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। स्टूडेंट्स ऊपर इक्वेशन नंबर 1 है और नीचे इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों ही F की वैल्यू है, तो दोनों ही आपस में इक्वल होंगी। क्लियर। तो यहाँ पर लिखेंगे उपग्रह की वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल पृथ्वी एवं उपग्रह के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होती है। अतः ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों इक्वल होंगी, यानी G समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो यानी GMEM/r² GMEM/r² बराबर होगा किसके, mvo²/r। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें VO की वैल्यू फाइंड करनी है, तो R की ऊपर मल्टीप्लाई और M की नीचे मल्टीप्लाई, तो टोटल कितना जाएगा हमारे पास, GMEM और ये वाला R यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, R अपॉन में r² और ये M नीचे आ जाएगा, M बराबर VO²। जो कट रहा है उसे काट दीजिए, M से M फिनिश, R से 1 स्क्वायर फिनिश। ओके, नेक्स्ट बचा हमारे पास GME/r बराबर VO²। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट चढ़ा देंगे, तो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स VO² की वैल्यू है हमारे पास GME/r इस ओनली R। स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर हटाएंगे तो VO बराबर आ जाएगा √of GME/r। इक्वेशन नंबर 3, 2 इक्वेशन पहले आ चुकी थी और इक्वेशन नंबर 3 है। स्टूडेंट्स स्मॉल r की वैल्यू आपको बताई गई थी, डायग्राम में चेक कीजिए कितनी थी, चूँकि स्मॉल r बराबर था कैपिटल RE प्लस स्मॉल h। डायग्राम में चेक कीजिए, आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि कैपिटल R बराबर, सॉरी फॉर दैट, स्मॉल r बराबर कैपिटल RE प्लस h। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इस स्मॉल r की जगह पर ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, देन कितना आया, VO बराबर आया हमारे पास √of GME/RE प्लस h। तो स्टूडेंट्स ये एक कक्षीय वेग का फॉर्मूला है, इक्वेशन नंबर 4 कह दीजिए। और नेक्स्ट, यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g हो, तब क्या होगा। स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला होता है हमारे पास स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध, स्मॉल g बराबर होगा कैपिटल G MEE/RE²। तो स्टूडेंट्स RE² की मल्टीप्लाई इधर कर दें तो GME बराबर कितना आ जाएगा, GRE², यानी स्मॉल g और कैपिटल RE²। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स GME का मान GRE² यहाँ रख दो इस जगह पर, तो VO का मान कितना आ जाएगा, VO
बराबर आ जाएगा समीकरण, यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 5 व समीकरण 4 से, यानी समीकरण जो 4 से GME का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 5 से GME का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो VO का मान कितना आएगा यहाँ पर? VO बराबर आ जाएगा हमारे पास √of GRE स्क्वायर अपॉन RE प्लस H। क्लियर है यहाँ तक? इसको भी दे दीजिए कोई इक्वेशन 6 दे दीजिए। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। स्टूडेंट्स यहाँ से RE स्क्वायर बाहर निकल सकता है, तो VO बराबर कितना है हमारे पास? RE बाहर और अंडर रूट के अंदर है हमारे पास G अपॉन RE प्लस H। तो स्टूडेंट्स एक सूत्र ये आ चुका हमारे पास। तो स्टूडेंट्स इस सूत्र को देखिए ध्यान से, यहाँ पर स्मॉल m नहीं है। इसका मतलब यह है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक ही वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करें तो सभी उपग्रह को, जो सभी उपग्रहों की कक्षीय चालें समान होंगी। यानी ये जो कक्षीय वेग है वो किसी भी उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, और ये जो कक्षीय वेग है या कक्षीय चाल है वह पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। HR आया ना इसमें, तो पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। मतलब यदि ऊंचाई जितनी अधिक होगी उपग्रह की कक्षीय चाल उतनी ही कम होगी। अंडरस्टैंड? अब यदि कहीं ऐसा हो कि H का मान 0 हो, यानी ऊंचाई हो ही ना बिल्कुल भी, तो H का मान कितना रखेंगे? 0। तब उपग्रह कहाँ होगा? बिल्कुल पृथ्वी तल के समीप। तो आइए एक बार उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं हम पृथ्वी तल के समीप परिक्रमण करने वाले उपग्रह के लिए जो H होगा वो कितना होगा? 0। देन V कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर VO आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर VO बराबर RE √of G अपॉन RE, यानी H की वैल्यू तो 0 हो चुकी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इस RE से ये RE अंडर रूट टाइम कटेगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर VO यहाँ पर लिख देंगे VO बराबर RE को अंडर रूट के अंदर ले जा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? GRE स्क्वायर और अपॉन में RE। ठीक है स्टूडेंट्स, अंडर रूट से अगर इसको बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा इसका, तो यह RE से एक स्क्वायर फिनिश। तो VO का मान कितना आया? √of GRE। तो एक फॉर्मूला इसका ये होता है कक्षीय चाल का। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स इसमें उपग्रह का परिक्रमण काल। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। यानी एक उपग्रह, ये कोई ग्रह है और इसके ऊपर इसके चारों ओर एक उपग्रह चक्कर लगा रहा है। ये ग्रह है और ये उपग्रह है। तो इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। एक उपग्रह यानी कोई उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उसे उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। एक चक्कर यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ और घूम करके जितने समय में वापस यहीं आ चुका वह उसका परिक्रमण काल कहलाएगा। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला होता है उपग्रह का परिक्रमण काल का, उपग्रह यहाँ पर लिखेंगे उपग्रह का परिक्रमण काल फॉर्मूला होता है इसका कैपिटल T बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल T बराबर उपग्रह द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बटे उपग्रह की कक्षीय चाल। यानी फॉर्मूला होता ही है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो उपग्रह द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी
बटे उपग्रह का कक्षीय वेग। तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला होता है टी का। तो स्टूडेंट्स एक चक्कर में चली गई दूरी, यानी उपग्रह इसी तरह से तो चलेगा, आप दूरी कैसे निकालेंगे, यानी यहाँ से चला और यहाँ से वापस यहीं आ चुका, तो इसकी डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, जितनी इसकी परिधि होगी उतनी ही दूर उपग्रह चला होगा। तो इसकी परिधि का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर। आर जो है यहाँ पर वो केंद्र से दूरी यानी त्रिज्या होती है इसकी, तो इसकी परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। ओके स्टूडेंट्स, सर्किल की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है, तो यही हम इसमें यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, उपग्रह द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी यानी जो परिधि होगी इसकी, तो परिधि कितनी बैठेगी, 2 पाई आर बटे उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होगा, अभी आया हमारे पास पीछे VO। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 2 पाई और स्मॉल r की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होगी, RE प्लस एच, अभी पीछे आया था RE प्लस एच। नेक्स्ट, VO का मान कितना आया पीछे, देखो किसी समीकरण में आया होगा, तो स्टूडेंट्स इसका मान आया था, मैं यहाँ पे लिख रहे हैं हम GME अपॉन RE प्लस एच। तो ये स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आई थी ऊपर, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको बराबर लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई और RE प्लस एच इसी तरह से लिखा रहेगा, और ये नीचे वाला RE प्लस अंडर रूट के अंदर है, ये ऊपर चला जाएगा, यानी अंडर रूट ऑफ RE प्लस एच। नेक्स्ट, अपॉन में बचा हमारे पास कैपिटल GME। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी नंबर को अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तब उसका स्क्वायर फिनिश हो जाता है, लेकिन अगर हम इसको अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा टोटल हमारे पास, 2 पाई अंडर रूट ऑफ RE प्लस एच का स्क्वायर इंटू एक RE प्लस एच, ये ऑलरेडी है यहाँ पर RE प्लस एच, अपॉन में GME अंडर रूट के अंदर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये पावर 2 और ये 1 कितना हो जाएगा टोटल, 2 पाई अंडर रूट ऑफ RE प्लस एच, पावर कितनी हो जाएगी 3, और अपॉन में अंडर रूट ऑफ GME। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 पाई और RE प्लस एच और पावर 3 और अपॉन में अंडर रूट ऑफ GME। तो ये कैपिटल T की वैल्यू आ चुकी है, और स्टूडेंट्स इतने सेकंड, इसका मात्रक सेकंड होता है, और यदि हम चाहें तो यहाँ पर GME का मान क्या लगा सकते हैं, GRE स्क्वायर, जो कि पीछे भी आया था। किस तरह से, आइए देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक फॉर्मूला था GME बराबर स्मॉल GRE स्क्वायर, जैसा कि पीछे भी रखा था अभी, तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, GRE स्क्वायर रख सकते हैं इसके प्लेस पर। देन कितना आ जाएगा, T बराबर हमारे पास 2 पाई अंडर रूट ऑफ RE प्लस एच की पावर 3 और अंडर रूट के अंदर ही है GRE स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्या करेंगे, अंडर रूट अलग अलग लिख रहे हैं तो बस इनका अंडर रूट एक जगह भी कर सकते हैं हम, तो आइए किस तरह से। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं इसको T बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ RE प्लस एच पावर 3 अपॉन GRE स्क्वायर अंडर रूट के अंदर इतने सेकंड। तो स्टूडेंट्स यह है हमारे पास आवर्तकाल का फॉर्मूला, किसका, जो उपग्रह का है, यानी उपग्रह जब किसी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसका आवर्तकाल का फॉर्मूला हम इस तरह ये यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस फॉर्मूले में H आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उपग्रह का परिक्रमण काल उसकी पृथ्वी से ऊंचाई पर निर्भर करता है। मतलब ये कि उपग्रह पृथ्वी तल से जितनी दूरी पर होगा या जितनी दूर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा। और एक बात और बता दें, यदि पृथ्वी के समीप स्थित किसी उपग्रह का परिक्रमण काल हमें ज्ञात करना है तो स्टूडेंट्स RE का मान कितना लगाएंगे हम, RE का मान लगा दीजिए यहाँ पर 6.4 × 10 की घात
6 मीटर ये पृथ्वी की त्रिज्या होती है। और स्मॉल जी का मान होता है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और स्टूडेंट कैपिटल आर ई का मान हो गया, जी का मान हो गया, और एच का मान लगा देंगे हम 0, एच बराबर 0। तो स्टूडेंट्स इन सब वैल्यूज़ को इसमें रखने के बाद जो हमारे पास कैपिटल टी का मान आता है वो होगा कैपिटल टी बराबर 84.6 मिनट लगभग। यानी पृथ्वी तल के जो समीप उपग्रह होता है उसके चारों, यानी पृथ्वी तल के जो समीप उपग्रह होता है उसका जो परिक्रमण काल होता है वो लगभग 84.6 मिनट होता है।